हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत सांख्यिकी थी आपका, तो उस सांख्यिकी की जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने बताया है कि सांख्यिकी है क्या और सांख्यिकी की कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ जो सांख्यिकी के अंतर्गत श्रेणियां लिखी जाती हैं वर्गीकृत करने के लिए वो कितने प्रकार की होती हैं और रॉ डेटा का या दिए हुए आंकड़ों का हम सारणीकरण कैसे करेंगे वो हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक का। किस चीज की? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का। केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन कौन से माप के हैं? सबसे पहले ये जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति है क्या। प्रवृत्ति, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मतलब सेंट्रल और प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी। कहते ना, इसकी टेंडेंसी ऐसी, तो इसकी टेंडेंसी कैसी है? केंद्र में रहने वाली वह चीज जो केंद्र में रहने की जिसकी प्रवृत्ति हो, अर्थात जिसकी आदत है। प्रवृत्ति को नॉर्मली हम सामान्य बोलचाल की भाषा में आदत कहते हैं कि वह संख्या जिसको केंद्र में रहने की आदत हो क्या कहलाती है? सेंट्रल टेंडेंसी की माप कहलाती है। वही इसलिए कहा गया है केंद्रवर्ती मान किसी संपूर्ण समूह का वह प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है। वह प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है जिसके आसपास समूह के अधिकतर प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। ध्यान रखिएगा, केंद्रवर्ती मान किसी संपूर्ण समूह जो दिया है डेटा या एक संपूर्ण समूह का वह प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है, रिप्रेजेंटेटिव अंक होता है जो संपूर्ण समूह का क्या करता है? रिप्रेजेंटेटिव करता है। संपूर्ण समूह का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। अगर प्रतिनिधित्व करने का मतलब यह है कि अगर उसके बारे में बता दिया गया, इसका मतलब हमने संपूर्ण समूह के बारे में बता दिया। तो वही चीज, वह अंक ज्ञात करना जो जिसका किसमें? सेंट्रल में रहने की प्रवृत्ति हो, सेंट्रल में रहने की आदत हो। सेंट्रल में रहने की आदत मतलब कहते हैं ना, सेंट्रल में कौन रहने का आदत? जो अपना नाम कमाना चाहता है, अर्थात जो लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। इसलिए कहा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति मान किसी संपूर्ण समूह का वह प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है जिसके आसपास उस समूह के अधिकतर प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। अगर राष्ट्र के अनुसार भी देखा जाए तो उन्होंने भी वही कहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। जो दिए हुए समस्त आंकड़े का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। अगर ये है तो इसमें जितने भी जिसको बीच में रहने का, जिसके आसपास सारे आंकड़े बिखरे हुए, अर्थात जो सभी आंकड़ों का क्या करे? प्रतिनिधित्व करे, वही क्या कहलाता है? सेंट्रल टेंडेंसी की माप। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कहलाता है, प्रतिनिधि अंक कहलाता है। अगर कहा जिसको बीच में रहने का, अर्थात वह किसी भी समूह का, किसी भी दिए हुए आंकड़ों का वह अंक ज्ञात करना जो संपूर्ण समूह का या संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता हो, वो क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है या केंद्रीय प्रवृत्ति मान कहलाता है। वह समूह, वह अंक, क्या चीज? वह अंक जो दिए गए समूह या आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ भी, वह अंक ऐसा अंक याद करना है जो दिए गए आंकड़ों का, जो भी दिया गया है आंकड़ा, उसका प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहलाता है, मान कहलाता है। सिंपल सा इतना ध्यान रखें, वह जो दिए गए समूह या दिए गए आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कहलाता है। ये लिखना हो तो मेरे अनुसार लिखना। केंद्र द्वीप।
क्योंकि 1 नंबर के में आ जाता है बीएड सेकंड ईयर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आता है, उसमें पूछ देता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं, तो उसका अर्थ और परिभाषा आपको लिखनी होती है 1 लाइन 2 लाइन में। तो उस तरह से अगर आप ये नाम लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसमें एक और चीज है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन कौन से, मापने के तरीके कौन कौन से। या मापक कौन कौन से, केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या है मापक, मापने के तरीके या मापक कौन कौन से। आप लोग नॉर्मली सब जानते हैं, कुछ लोग ये नहीं जानते कि ये अभी नाम लिखते ही जान जाएंगे कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कहलाता है। 3 नाम है, समांतर मार्ग, क्या है समांतर मार्ग, इसको औसत भी कहा जाता है, औसत भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको मीन कहा जाता है, इसको एक्स बार से प्रेजेंट भी करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। तो समांतर मार्ग के लिए औसत कहिए, मीन कहिए, लेकिन प्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स के ऊपर बार वाला, एक्स बार कैपिटल एक्स रहता है, इसको इस तरह से। पहला मापने का तरीका, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के तरीके पहला कौन सा है, समांतर माध्य द्वारा हम निकाल सकते हैं। दूसरा कौन सा है, माध्यिका, इसको मध्यांक भी कहते हैं, मध्यांक में होता है, इसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, और इसको एमई से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, एमई से। तीसरा है बहुलक, बहुलांक भी कहा जाता है इसको, इंग्लिश में मोड कहते हैं, एमओडी मोड, इसको एमओ से प्रेजेंट करते हैं, किससे, एमओ से प्रेजेंट करते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति कि मापने के 3 तरीके हैं, या केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापक है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनके द्वारा हम केंद्रीय प्रवृत्ति का मान निकाल सकते हैं, अर्थात वह प्रतिनिधि अंक ज्ञात कर सकते हैं जिससे द्वारा हम वह प्रतिनिधि जो दिए गए आंकड़ों से प्राप्त होगा। कहने का मतलब वह प्रतिनिधि अंक हम प्राप्त कर सकते हैं जो दिए गए आंकड़ों में है, वो क्या कहलाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कहलाएगा। और निकालेंगे कैसे, वह प्रतिनिधि अंक ज्ञात कैसे करेंगे, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलांक। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कंपटीशनों में और 1 नंबर के आपके भी क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापने का सबसे शुद्ध तरीका कौन सा है, सबसे शुद्ध मापक कौन सा है, सबसे विश्वसनीय मापक कौन सा है। तो ये मीन सबसे विश्वसनीय है, सबसे विश्वसनीय या सबसे शुद्ध माप देता है। क्या है, सबसे विश्वसनीय मापक कौन सा है, मीन या समांतर माध्य। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय मान कौन सा है, या किस मापक द्वारा सबसे विश्वसनीय मान ज्ञात कर सकते हैं, तो वो क्या है, समांतर माध्य। और सबसे कम विश्वसनीय एमओ, सबसे कम विश्वसनीय, ध्यान रखिएगा, ये सबसे अधिक विश्वसनीय, ये सबसे कम विश्वसनीय। ये भी पूछा जाता है सबसे कम, ये तो बीच का है। तो सबसे कम विश्वसनीय और सबसे अधिक विश्वसनीय, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपके बीएड सेकेंड ईयर में भी पूछा जा सकता है, टेट में भी पूछे जाने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन है।
टीटी सुपरटेट, इन सब में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्त के मापक 3 हैं, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलांक। और उसमें सबसे शुद्ध मापक जो है वो समांतर माध्य है, और सबसे कम शुद्ध मापक जो है वो बहुलांक। तो ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये तो था समांतर केंद्रीय प्रवृत्त। नॉर्मली समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलांक के बारे में आप 9th 10th में भी क्वेश्चन रहा होगा, उसमें 8th से ही रहता है, 8th से ही पढ़ते आए होंगे। लेकिन बहुत सभी लोग नहीं जानते होंगे कि इसको केंद्रीय प्रवृत्त का मापक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्त का मापक कौन सा नहीं है या कौन सा है। उसमें आपका स्टैंडर्ड एमिशन भी दे दिया, प्रमाणित विचलन भी दे दिया, प्रसार दे दिया, चतुर्थांश विचलन दे दिया, समांतर माध्य दे दिया। विशेष पूछता है केंद्रीय प्रवृत्त का मापक कौन सा है, तो आपको पता होगा कि ये 3 होते हैं, तो उसमें तीनों छाप लेंगे। या कौन सा नहीं है तो आपको पता है 3 है, सिर्फ उसमें प्रमाणित विचलन अलग दिया तो प्रमाणित विचलन नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं इससे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सवाल की, केंद्रीय प्रवृत्त मापक कैसे निकलेगा। केंद्रीय प्रवृत्त के सवालों को देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसको औसत भी कहा जाता है, हमने बताया। सबसे पहले बात करते समांतर माध्य। पहला कौन सा? समांतर माध्य, या इसको यूं कह लीजिए मीन कह लीजिए, औसत। इंग्लिश में इसको मीन कहते हैं। अब इसको कैसे निकालते हैं? सबसे देखिए 2 प्रकार के डेटा होते हैं, हमने पहले भी अभी पिछले वीडियो में बताया था। अवर्गीकृत और वर्गीकृत 2 प्रकार के डेटा। हम सबसे पहले जानते हैं कैसे निकालना है। समांतर माध्य अगर बात किया जाए तो समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए अंकों के योग को उसकी अंकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अगर देखा जाए, इसका परिभाषा दिया जाए, समांतर माध्य वह मान है, वह मान है जो दिए हुए अंकों के योग को अंकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। भाग देने पर प्राप्त होता है। ये भी आगे जोड़ सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्त के मापक में समांतर माध्य वह मान होता है। ध्यान रखिएगा, आगे जोड़ सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्त के मापक में समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए अंकों के योग को अंकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब ये कैसे, इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे देखिए, सबसे पहले वर्गीकृत डेटा के बारे में बात करते हैं। जैसे दिया है किसी का, जैसे हमने उस दिन निकाला था कि टेस्ट लिया किसी क्लास में, मान लीजिए हिंदी का टेस्ट लिया 20 नंबर में से, और उसका समांतर मान निकालना है 10 बच्चों का, 12 बच्चों का। किसी का 20 में से 50 का अंक है, किसी का 25 आया, किसी का 26 आया, किसी का 22 आया, किसी का 27 आया, किसी का 10 आया, किसी का 9 आया, किसी का 8 आया, किसी का 25 आया, किसी का 35 आया, किसी का 40 आया, कुछ भी आया, ये ले लीजिए। अब यहां पर ये हमें डेटा दिया है। आपका कंपटीशनों में नॉर्मली ऐसे दिया होता है कि ये डेटा दिया होता है, इनका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इसको जो डेटा दिया होता है उसको हम x से प्रेजेंट करते हैं। किससे? x से।
जो भी डेटा ऐसे रॉ में दिया होता है उसको एक्स से प्रेजेंट करते हैं। किससे? एक्स से। अब इस सब को क्या करना है? अभी हमने परिभाषा बताई कि दिए हुए अंकों के योग, अब इनको क्या करें? योग कर ले। तो इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो योग का जो साइन होता है वो होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। तो सिग्मा एक्स किस चीज को जोड़ रहा है? एक्स को। ये सारे एक्स है ना, तो 25 प्लस 26 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40, 25 26 51 22 73 और 27 73 27 100 100 110 119 127 127 25 152 187 187 और 40 187 40 227 कितना हुआ? 227। सिग्मा एक्स कितना निकल गया? 227 जोड़ लिया है। एन नंबर हमने कहा दिए हुए संख्यों का योग हो गया और अंकों की संख्या, संख्या कितनी है? संख्या को किससे? नंबर से प्रेजेंट करते हैं। नंबर मतलब एन से प्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां एन कितना है? गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन कितना है? 10। दिए गए संख्यों के योग को दिए गए अंकों की संख्या से भाग देने पर, अब योग को संख्या से भाग देना है, तो ये क्या फार्मूला बना? एक्स बार बराबर, एक्स बार मतलब समांतर माध्य, एक्स बार बराबर क्या हुआ? सिग्मा एक्स अपान एन। एक्स यहां कितना है? सिग्मा एक्स हमने कितना निकाला? 2 2 7 और एन कितना निकाला? 10। 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 22.7। ये हमारा आंसर। एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो इससे टिपिकल अंक नहीं देगा कैलकुलेशन का, और इजी देगा, छोटे छोटे अंक देगा, उसके आधार पर हमें निकालना। इसको हम और देख सकते हैं एक आध क्वेश्चनों के द्वारा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। कोई और अंक ले लेते हैं। ले लेते हैं, मान लीजिए कोई 12 14 16 10 8 7 9 6, मान लीजिए इतना। अब क्या करना? चूंकि हमें समांतर मान निकालना है, क्या निकालना है? एक्स बाहर निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सिग्मा एक्स। हमारे फार्मूला क्या बना था अभी समांतर माध्य का? सिग्मा एक्स अपान एन। ये ध्यान रखिएगा, यही एक फार्मूला आप याद रखिए। आपका पूरा समांतर माध्य का सारा फार्मूला इसी से रहेगा। यह परिभाषा कि दिए हुए संख्याओं के योग को दिए हुए संख्याओं की संख्या से भाग देने पर, योग ये हो गया, दिए हुए संख्याओं की अंकों की संख्या ये हो गया, भाग देने पर समांतर माध्य मिलता है। अब यहां क्या होगा? 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6। अभी को जोड़ो, 14 16 30 12 32 ओ सर 42 42 10 52 8 60 67 9 76 और 6 82। कितना निकल गया? 82। एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एन बराबर है, अब निकल आ गया सारा, तो आपके पास है 82। एन बराबर कितना है? 8 है। अब इसको भाग दो। यहां देखिए, कुछ लोगों को भाग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो यहां गलती कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 8 को 82 से भागते हैं। 8 कम 8, 2 उतारा, 8 का पारा 2 में नहीं जा रहा है,
चूंकि नहीं जा रहा है, एक भी बार नहीं जा रहा है, अर्थात कितनी बार जा रहा है? 0 बार। ध्यान रखिएगा, कितनी बार जा रहा है? 0 बार जा रहा है। एक भी बार नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कितनी बार जा रहा है? 0 बार जा रहा है। 0 बार, 0 लिख दिया, बताओ। 8 शून्य 0 होता है, 8 शून्य से किसी भी संख्या को गुणा करोगे 0 हो जाएगा। अगर एक भी बार नहीं जाता है पहाड़, तो वो कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा, अर्थात ऊपर 0 से हम करेंगे। अगर 0 8 0 0 0 एक ही बात हो गया। अब यहां अभी भी नहीं जा रहा है, अब क्या करेंगे? दशमलव लगा के, ध्यान रखिए, तुरंत दशमलव लगा के नहीं कर बढ़ाएंगे, पहले देखेंगे 8 का पहाड़ा एक बार जा रहा नहीं जा रहा है, कई बार गए? यहाँ 0 बार, 0 0 0 2 के 2 ही बचा। अब अभी नहीं आ रहा, तो दशमलव लगा के क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे। 8 गुना, यहां पर दशमलव लगा, तो यहां पर दशमलव, यहां दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया। 8 गुना 16, 4 बचा, क्योंकि 0 बढ़ा है तो 1 0 अपने आप उतर सकता है। 8 बच्चे 40, 8 गुना 16, 8 बच्चे 40। कितना निकल गया है? 10.25। यही आंसर होगा। यहां बहुत लोग 8.25 लिख के चले आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह के भाग वाले सवाल आते हैं, एक बार भी नहीं जा रहा है, तो उससे ज्यादा बार जाने की कोशिश करें। अब भाग का कॉन्सेप्ट आगे किसी उसमें समझाएंगे हम आपको। तो ये निकल के आएगा 10.2, इसका ये आंसर निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये कंपटीशनों में पूछे जाने वाले बहुत ज्यादा मात्रा है इस तरह के क्वेश्चनों का, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी हम कंपटीशनों में 1 नंबर गवा देते हैं। 1 नंबर ही मेरिट को ऊपर और नीचे ले जाता है, और 1 नंबर से कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं भी उसका भुक्तभोगी हूं। 1 नंबर से 72,825 में सिलेक्शन रुका है। तो ये तो था आवर्गीकृत। आवर्गीकृत में फिर एक और देखते हैं, जैसे दिया रहता है इस तरह से क्वेश्चन भी आता है। एक्स आया, यहां पर लिखा रहता है कभी कभी मजदूरी, यहां लिखा रहेगा मजदूर, मजदूरी 10 20 30 40 50 60, मजदूर 3 4 6 7 2 1, इस तरह से दिया रहता है। तो यहां जो मजदूरी है वो क्या है? एक्स है, ध्यान रखिएगा। और मजदूर नंबर कितने ज्यादा, जब संख्या की बात आ गई तो कि कौन हो गया? फ्रीक्वेंसी एफ। 10 रुपये मजदूरी वाले 3 मजदूर है, इसका मतलब 20 रुपये मजदूरी वाले 4 मजदूर है, 30 रुपये मजदूरी वाले 6 मजदूर है, 40 वाले 7 मजदूर है, 50 वाले 2 मजदूर है, 60 वाले 1 मजदूर। अब यहां आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा कि कैसे निकालेंगे। ऐसे दिया रहता है तो यहां पर एफ और एक्स नहीं दिया रहता है, आपको पहचानना है एक्स कौन सा है और एफ कौन सा है। तो हमेशा एक्स, ध्यान रखिएगा, जो राइट साइड रहेगा हमेशा एफ ही दिया रहेगा। अगर आपको नहीं पहचान मिल रहा है तो इस तरह से जब भी डेटा दिया रहेगा उसको डेटा इसे खड़ा करें, सीधा करिए, या इस तरह से अगर बना के दिया है तो ये नीचे वाला ये एफ हमेशा रहेगा, चाहे वर्ग अंतराल का हो चाहे कोई सा हो, नहीं पहचान पा रहे हैं। और ऊपर वाला क्या रहेगा? एक्स रहेगा। और इस तरह से अगर कोई डेटा दिया है, खड़े खड़े में दिया है, तो इधर ये एक्स रहेगा, ये एफ रहेगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, जिसमें संख्या का बोध हो, कि नंबर्स का बोध हो, वो एफ होता है। ये तो हमने आंख मूंद के पहचानने का तरीका बता दिया, लेकिन अगर वास्तव में आप जानना चाहते हैं तो जिसमें देखिए नंबर का बोध हो, मजदूर, इसमें नंबर का बोध हो रहा है, नंबर है मजदूर, ये मजदूरी है कि 10 रुपए मजदूरी करने वाले, इस मजदूरी मतलब 10 रुपए, और मजदूर मतलब 3, मतलब 10 रुपए 3, 10 रुपए वाले 3 मजदूर। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं
कि मजदूरी और मजदूर का। अब इसमें क्या कैसे निकालेंगे, हमारा फार्मूला अभी भी वही था, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपान एन। अब इसमें बढ़ा क्या, अभी तक हमारे पास एक्स था, अब बढ़ क्या गया, एफ बढ़ गया। क्या बढ़ गया, एफ बढ़ गया। तो हमारा फार्मूला अब क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। क्या लिख दिया, कुछ नहीं, जो बढ़ा वो बढ़ा दो, एफ बढ़ा एफ बढ़ा दो। अब देखिए ये निकल गया। हमें क्या चाहिए, एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब एफ गुणे एक्स हुआ, क्या हुआ, एफ एक्स अर्थात एफ गुणे एक्स हुआ। एफ एक्स देखे 10 दिया 30, 20 चौको 80, 30 6 180, 4 7 28 280, 5000 गुना 100, 60 एकम 60। हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स, किसको जोड़ना, एफ एक्स को जोड़ना। सिग्मा का मतलब जोड़, जोड़ना किसको है, एफ एक्स को। तो एफ एक्स कौन है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स 30 है। अब देखिए 30 80 110, 110 180 290, 290 और 280, 2 2 400 9 8 17, 570, 570 670, 670 और 60 730, कितना हुआ 730। अब हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, नंबर। नंबर किसमें दिख रहा है, ये नंबर, ये तो मजदूरी है, नंबर इसमें दिख रहा है। हमने कहा सेकंड वाला नंबर होगा मजदूर होगा, मतलब 3 मजदूरी है, 4 मजदूरी है, 6 मजदूरी है, 7 मजदूरी है, 2 मजदूरी है, 1 मजदूरी। तो टोटल नंबर कितना हुआ ये, इसको नंबर भी कहते हैं या सिग्मा एफ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, नंबर भी कहते हैं और सिग्मा एफ भी कहते हैं, क्योंकि एफ को जोड़ना है। कितना 3 4 7 6 13 7 20 2 22 1 23, ठीक, कितना हो गया 23। नॉर्मली आपको इस तरह से नंबर देते हैं जो 5 या 10 के गुणांक में हो, जिससे आपको काटने में इजी हो। हमने तो रैंडम ले लिया, इससे आगे तभी इसको भाग देकर देखते हैं, कितना आ गया 23। ये देखिए इसको मतलब क्या हुआ जानते हैं, 10 10 10, फिर 20 का 4 है 20 30 20 20, 30 का 6 है 30 30 30 30 30 30, 40 का 7 है 40 40 40 40 40 40 40, 50 का 2 है 50 50 60। ये इस चीज को हमने किस रूप में लिखा, इस रूप में लिख उठा है, किसने, एक टेबुलेशन रूप में लिख उठा, बस। हाँ यही डेटा जैसे ना दिख रहा, 10 देखिए 3 बार है, 20 4 बार है, 30 6 बार है, 40 7 बार है, 50 2 बार है, 60 1 बार, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, इसको गिनिए 1 2 3 4 5, सारा वही चीज निकल के आएगा, यही तो गिन रहे हो। तो वही इसको एन या सिग्मा एफ कहते हैं। इसके नंबर ऑफ संख्या कितनी है 23। अब हमारे पास आ गया, फार्मूले में रख दीजिए, कितना आ गया 730 भागे 23। भाग देंगे, भाग देना तो आपको आता ही है, 23 दिया 69 4 0, ठीक, 23 दूना 46 होता है, 23 कम 23 17, 10 लगाइए 0। क्योंकि यहां से कोई संख्या उतरी नहीं, उतरी होती तो 0 आ जाता, दशमलव लगा के 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। आप हमेशा हर एक अंक में 1 0 बढ़ा सकते हैं। और 23 का बाड़ा इसमें 20 छक्का 120, 20 सत्ता 140 और 3 सत्ता 21, लगभग 7 बार जाएगा, 171 आएगा। कितना आ गया आंसर 31.7, ये हमारा आंसर है।
कुछ नहीं, भाग चौड़ मतलब करना है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस तरह का डेटा भी दिया रहता है और इससे निकालना रहता है। आपके 8 नंबर बीएड सेकेंड ईयर में जो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, सेकंड खंड होता है, उसमें इस तरह के सवाल भी दिए हैं। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन करके निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। एक आध सवाल और देखना चाहते हैं तो एक आध सवाल और देख सकते हैं इससे संबंधित। अंक 7, 5, 10, 15, 20, 25, 2, 7, 4, 7, 7, 7, 5, 7, 4, 2, 6, 7, 6, 13, 5, 18, 18, 18, 24। मान लीजिए ठीक। अब इसमें आप बताइए आपका कौन सा एक्स है, कौन सा है? छात्र दिख रहा है नंबर्स में कौन? तो ये कौन है? एफ है। और ये क्या है? एक्स। अब हमारा फार्मूला है, जहां एफ आ गया तो वहां एफ एक्स अपॉन एन रहेगा। तो एफ और एक्स को क्या करें हम? पहले गुणा कर लें। क्या सिग्मा एफ एक्स हमें चाहिए। एफ एक्स जोड़ने के लिए पहले एफ एक्स तो निकाल तो ले, तभी तो एफ एक्स जुड़ेगा। 5 गुना 10, 10 चौको 40, 15 सत्ते 105, 20 पंचे 100, 25 छक्का 150, 30 एक कम 30, 40 10 50, 50 105 155, 255, 355, 405, 435 सिग्मा 435। ये कितना निकला? 2 4 6, 7 6 13, 5 18, 18 6 24 1 25। इसको एन के लिए या सिग्मा एफ के लिए बराबर 25 हम रख देते हैं सीधा। हमारा जो है सिग्मा एफ एक्स कितना निकल गया? 435 बटे 25। भाग दे लीजिए 25 को 435, 25 से कम 25 दो बार जाएगा नहीं, 25 गुना 50 हो जाता, 18 निकलेगा 5 घटा के 18 है। ठीक। 25 सत्ते 175, 10 बचा। अब क्या करेंगे? इधर कोई बचा नहीं उतारने, 10 लगा कर ये होगा 25 चौका कितना निकल के आएगा? 17.4। ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्टैटिक्स में लगाना है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है, कैलकुलेशन आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 तक आपको पहाड़ा अगर आ रहा है, टेबल जिसको 20 तक टेबल आता है उसका कैलकुलेशन कभी खराब नहीं होता। तो इसलिए 20 तक टेबल आपको जवानी आना चाहिए। कहीं से भी आप पूछा जाए अटके में तो तुरंत आप निकाल 17। तो इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्गीकृत डेटा को कैसे निकालते हैं। वर्गीकृत डेटा को भी निकालने के 2 तरीके हैं। छोटा सा लेते हैं 50 से 59, या ये थोड़ा और बढ़ा लेते हैं 70 से 79, थोड़ा इजी लेते हैं 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34,
25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14 और 12। यहां दिया रहता है, इस तरह में अब साफ साफ दिया रहता है, यह संख्या दी रहती है। मान लीजिए 3, 7, 2, 8, 5, 4, 6, 12, 8, 20, 25, 10, 35। ठीक, ये दिया है आपका, इस तरह से दिया। अब इसका निकालना है आपको, क्या हमें फार्मूला पता है कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन या सिग्मा एफ, ये दिया रहता है। तो अब यहां पर तो तुम्हें एफ दिख रहा है, लेकिन ये सीआई दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहां पर? सीआई, एक्स तो दिख ही नहीं रहा। अब हम कैसे निकालेंगे इसको? तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था मिड पॉइंट निकालना, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना, जिसको एक्स कहा जाता है। हमें हमारा एक्स 50 और 54 के बीच में, किसके बीच में? 50। अब चीज और पहले बता देखिए, ये कौन सी उसमें दी हुई है? समावेशी उसमें दी है, इंक्लूसिव में दी हुई। ये इंक्लूसिव सीरीज है, और सीरीज आज का जो ट्रेंड चला है उल्टा देने का। ये नहीं 10 से 14, 15 से 19 नहीं, उल्टा देने का। देखिए 10 से 14, 15 से 19 से 20 से 24 से, वही चीज से भी है, लेकिन लिखा कैसा उल्टा। तो इस तरह से उल्टा देने का ट्रेंड चला जो सीरीज है। इसमें तो खैर समांतर माध्य निकालेंगे तो इसमें विशेष फर्क नहीं है, उल्टा दिया हो चाहे सीधा दिया हो। लेकिन जब माध्यिका निकालते हैं, नेक्स्ट जब निकालेंगे, तो उसमें फर्क पड़ता है कि उल्टा है या सीधा, क्योंकि उसमें हम बताएंगे कहां से दिक्कत आती है। तो अब यहां पर देखिए सीआई दिया, अर्थात एक्स हमारा 50 माने कि 54 माने, दोनों के बीच में 50 से 54 तक हमारा एक्स है। तो किसको माने हम? या यूं कहे, इसका ओरिजिनल पॉइंट 49.5 और 54.5 तक, 49.5 से 54.5 तक। तो बीच वाला कैसे मानेंगे? किसको एक्स माने? तो उसके लिए ये है कि इसके बीच का मान लो, बीच का मानने वाला दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दो। 50 और 54 का 108, 104 का आधा 100। तो यहां पे क्या निकालना पड़ेगा? एक्स। सबसे पहले हमें एक्स ज्ञात करना है। एक्स मतलब मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट ऑफ सीआई। क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ सीआई? उसको हम एक्स कर 50 में कितना हो गया? कितने का? 52। 104 का आधा, या यूं कर लीजिए 49.5 से और 54.5 वही हो गया 104, आधा कर लीजिए 52 हो गया। अंतर कितने का है? हमने कहा 50 और 54 के बीच में कितने का अंतर है? इन दोनों में अंतर कितने का है? 5 का। 5 सीआई का अंतर है, 5 कम करते चले जाइए, तो कम होता जा रहा है। या यहां इसको निकाले 10, 14, 24 का 12 होगा, 12, 5, 17, 17, 5, 22, 22, 5, 27, 27, 5, 32, 32, 5, 37, 37, 5, 42, 42, 5, 47, 47, 5, 52। किसी का भी निकालेंगे यही निकल गया है, क्योंकि क्लास इंटरवल उतने का फर्क है तो उतना ही जोड़ते चले जाइए, या ऊपर से अगर उल्टा निकाल रहे तो ऊपर से घटाते चले। तो ये मिड पॉइंट निकाला है। अब हमारे पास एक्स भी हो गया, एफ भी हो गया, तो हमें क्या निकालना है? एफ करना है, तो एफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 52 किया, 3 दूनी 6, 3 5 15, 47 7 7 7 49 और 7 4 28, 4 32। पहले दूने 84, 8 7 56 और 8 3 24 और 5 29, 5 दूना 10,
5 दिया 15 है 16, 4 सते 28 और 4 दूना 8 तो 10 और 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, ये 170 हो गए, 170, 12 पंजे 60 हो गए। अब इन सबको हमें जोड़ना है, क्यों? सिग्मा एफएक्स है, तो हम क्या करेंगे? सिग्मा एफएक्स। ध्यान रखिएगा, इसको साइड में लिखकर आराम से जोड़ लीजिएगा। हम तो यही जोड़ के आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आप गलती मत करिएगा। जोड़ 2 8 2 10 6 16 4 20 29 6 35 3 6 7 6 13 13 3 16 16 6 22 22 9 31 39 40 41 46 3 49 4 5 6 7 8 2 10 3 13 14 1495 आया है। जोड़ लीजिएगा आप, गलत नहीं होंगे। ठीक, कितना आया है? 1495। अब इसको दूसरा क्या चाहिए? एन चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। ये हमारे जोड़ते हैं 7 3 10 2 12 8 20 5 25 25 10 35 10 45 5 50। एन बराबर एन या सिग्मा एफ बराबर कितना है? 50 10। अब हमारे पास दोनों चीजें होंगी, यहां उठा के लिख दें। सिर्फ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। क्या है? कैलकुलेशन ज्यादा। भाई आपको गुणा करना पड़ेगा, लंबा अंक निकल के आएगा, उनको जोड़ना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। बहुत इजी है। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया? 1495 बटे 50। भाग देंगे तो 29.90 आएगा, ये आंसर है। भाग दे के देख लीजिए, चाहे आपको दिखा देते हैं। 50 दूना 100, 50 9 450, 45 आया, एक दशमलव लगा के 0 बढ़ गया, 50 9 9 0 कहिए 9 कहिए, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसके पीछे कितने भी 0 बढ़ाइए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये आपका निकल के आ गया आंसर। सिर्फ यहां कैलकुलेशन को आप ध्यान रखना। ये लॉन्ग मेथड कहलाता है। कौन सा मेथड कहलाता है? समांतर भाग निकालने का लॉन्ग मेथड। कौन सा? लॉन्ग मेथड, जिसको कहते हैं दीर्घ विधि। क्या कहते हैं? दीर्घ विधि। ये समांतर माध्य, क्लास इंटरवल वाले सवालों का समांतर माध्य निकालने का लॉन्ग मेथड है, जिसको हम दीर्घ विधि कहते हैं। दीर्घ विधि कहिए, लॉन्ग मेथड कहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। शॉर्ट मेथड भी हम आपको बताते हैं, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। इसमें एक चीज ये भी है, अगर ये हमारा 5 का अंतर ना होता, 50 और 59 का होता मान लीजिए, तो इनका आधा निकालने तो यहां आता 54.5। कितना आता? 54.5। तो दशमलव वाला को गुणा करना पड़ता, और ये बड़ा कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैलकुलेशन ज्यादा होने से गलतियों के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए इस विधि को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। इसमें तो खैर दशमलव नहीं आया दोनों का निकालने पर। अगर दशमलव आ जाता 50 से 55 होता मान लीजिए, तो 52.5 यहां था, और 52.5 को 3 से गुणा करते सब दशमलव में चलता रहता है। तो इसलिए इसको दीर्घ मेथड कहते हैं, लॉन्ग मेथड कहते हैं। इसको क्लास इंटरवल निकालने का एक शॉर्ट मेथड है, उसको हम देखते हैं। इसी सवाल का निकाल देते हैं हम शॉर्ट मेथड। इसी सवाल का हम शॉर्ट मेथड निकाल के दिखा देते हैं आपको, जिसको कहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपका फार्मूला चेंज किया है। कौन सा विधि? लघु विधि जिसको कहते हैं, लघु विधि।
कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ध्यान रखिएगा, कभी ये नहीं दिया होता कि दीर्घ विधि से लगाइए, लेकिन ये दिया होता है कि इसको लघु विधि से हल करिए। और जब ये दे दिया जाता है कि लघु विधि से हल करिए तो आपको लघु विधि से ही हल करना है। अगर दीर्घ विधि से आपने हल कर दिया, आंसर सही भी आ गया, तब भी आपका 0 नंबर मिलता है, कोई नंबर नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम टाइम ये लिख दिया जाता है कि इसको लघु विधि द्वारा हल करिए। 70% टाइम लिखा रहता है, 30% ऐसा टाइम रहता है जिसमें कुछ नहीं लिखा रहता, चाहे किस विधि। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लिख दिया कि लघु विधि निकाले तो आपको सिर्फ और सिर्फ लघु विधि से निकालना होता है। अगर आपने नहीं निकाला तो उसके लिए दिक्कत हो। तो लघु विधि की बात करते हैं हम कि लघु विधि का क्या फार्मूला है। तो इसमें अभी तक हमने देखा था x बराबर सिग्मा fx अपान n या सिग्मा f। इसी को देखिए यहां पर, तो ये फार्मूला आता है x बराबर, इसमें एज्यूम मीन आ जाता है तो am आ जाता है। बस एज्यूम मीन पहले मान लेते तो am, इसको am का मतलब एज्यूम मीन, माना हुआ समांतर मान। जैसे हम 6-7 के पेपरों में निकालते थे कि माना धन 100 रुपया निकालते थे ना, आपने हल किया होगा कि माना धन 100 रुपया। तो उसी प्रकार से यहां पर भी am प्लस, अब यहां fx की जगह जो है सिग्मा fd हो जाएगा, x की जगह d आ जाएगा, और यहां वही लिखा जाएगा इनटू आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, जो अभी निकाला था ना कि 5 का, इसमें कितने का क्लास इंटरवल है 5 का, तो वही कहलाता है। यही फार्मूला लिखा है, बस इसमें am आया तो m जोड़ दिया, x की जगह d हुआ तो d कर दिया। तो ये तो था इसका फार्मूला। अब इसको कैसे निकालते हैं? आई का मतलब यहां होता है, ध्यान रखिएगा, जैसे 50 जो ये क्लास इंटरवल कितना है, फैलाव कितना है, ये कितने का फैला है 5 का, तो ये 5 आई क्या हो गया 5। एज्यूम मीन जो होगा वो हम बताते हैं, डी क्या है ये भी हम बताते हैं। तो यहां देखिए ये सवाल है, अब हमें यहां x की जरूरत नहीं, अभी वहां हमने क्या किस चीज की जरूरत पड़ी थी, x की, तो हम दोनों का निकाल के x निकाल रहे थे। अब यहां में जरूरत किसकी, x की जगह नहीं, जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है d की, तो पहले हम d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d। d कितना, d का मतलब क्या होता है, d बराबर जो होता है x माइनस am इंटू आई। डी बराबर क्या होता है, x माइनस am इंटू आई। अब कैसे, x हम एज्यूम मीन जो मानते हैं उसको x, अब यहां देखिए किसी का x निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे इसका माने 30, हमें इसमें देखते हो, हमेशा ध्यान रखिएगा जो एज्यूम मीन मानेंगे वो 20 का मानते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 8 होता तो चौथा पांचवा कोई भी माने, किसी को भी मान के निकालेंगे आंसर सेम आएगा, लेकिन हम 20 का मानेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 इसको हम मानते हैं, इसमें ये ग्रोथ मानते हैं। तो इसमें am कितना हो गया, am हमेशा x ही होगा, 334 का कितना था 32 का, कितना हो गया 32। एज्यूम मीन कितना हो गया 32। मतलब इन दोनों के बीच मीन कितना मान लिया हमने, मान लिया कि 32 मीन है, कितना मीन मान लिया 32 है। यहां मानते तो इसका कितना मानते 22 मानते, तो इसको मान के चलते, चाहे इसको मान के चलते। अब यहां देखिए ये 32 है, x भी इसमें कितना है 32, एज्यूम मीन भी 32, तो 32 माइनस 32 कितना हो गया 0, 0/5,
बराबर 0। तो यहां क्या आ जाएगा 0। यहां x ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, यहां x ज्यादा है। यहां कितना x होगा 32 और 39 का 37 होगा। तो यहां 37 माइनस 32/5। तो क्या निकल गया 5/5। कितना हो गया 3। ये हो जाएगा 2 3 प्लस, और ये माइनस में -1 -2 -3 -4। ध्यान रखिएगा, ये तो हम निकाल के आपको बता रहे हैं, किसी का भी निकाल लीजिए। मान लीजिए इसका निकालना है तो 15 और 19 का कितना होगा 17 होगा ना। देखिए x कितना है 17, एज्यूम मीन कितना है 32, एज्यूम मीन कितना मान है 32/5। 17 में से 32 गया 15, माइनस हो जाता है -15/5 बराबर -3, क्योंकि माइनस यहां -3 ही तो लिखे। किसी का निकालेंगे वही आएगा। बस इसमें आंख मूंद के ध्यान रखिएगा, जिस भी वर्ग में हम एज्यूम मीन मानेंगे उस वर्ग को 0 होता है। इसका माने तो इसके सामने 0t रहेगा, इसको माने तो इसके सामने t 0 रहेगा, इसको माने तो इसके सामने। हमेशा बीच वाला इसलिए मानते हैं कि हमारे कैलकुलेशन कम से कम, ठीक। तो ये 0 होगा। और उसके बाद देखिए क्लास इंटरवल दिया वो कम की तरह, कम की तरह माइनस और ज्यादा की तरफ प्लस करते हैं। जैसे यहाँ 0 माना, कम इधर है तो कम की तरफ -1 -2 -3 -4, ज्यादा ऊपर की तरफ है तो ज्यादा 1 2 3 4। ये सब दोनों सब क्या है प्लस में, +1 +2 +3 +4। कम की तरफ माइनस और ज्यादा की तरफ प्लस। अगर ये सीरीज सीधी दी हुई होती तो ऊपर कम होता तो ऊपर की तरफ माइनस लगाते चले जाएगा, नीचे की तरफ प्लस। अगर ऐसे दिया होता 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34, और इसको माने होते हम यहाँ 0 होता। तो चूंकि ऊपर की तरफ कम है तो -1 -2 -3 -4 इस तरह हम करते। और नीचे की तरफ 35 से 39 तो यहाँ +1, इस तरह से उल्ट करते जाए, क्योंकि क्लास इंटरवल देख रहा हूं कम किधर है ज्यादा है। ध्यान रखिएगा इस बात का हमेशा, कुछ नहीं आंख मूंद के लगाइएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ये तो डी क्या है, कैसे निकलता है, डी निकालने का फार्मूला क्या है, वो उसके लिए हमने आपको ये बताया कि डी निकालने का फार्मूला ये है x - am × I, ये डी निकालने का फार्मूला है। कोई अगर पूछता है डी का मतलब होता विचलन, डेविएशन जिसको कहते हैं, अर्थात जो हमने एज्यूम मीन माना है x का एज्यूम मीन से कितना डेविएशन है वो हमें बताता है डी, विचलन कितना। जो एज्यूम मीन 32 से विचलन कितना वो कहलाता है, ठीक। अब बस ये अगर समझ में आ गया डी क्या है। अब कुछ नहीं, डी जिसको मैंने 0 करा, अब सिंपल सी हमें क्या चाहिए एफ डी चाहिए, एफ डी गुणा करते जाओ, 4 किया 12, यहाँ क्या हो गया एफ डी हो गया, प्लस का 12 7 3 21 लिखो, प्लस का 21 बात है, 2 3 4 8 1 8। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर वो हमेशा 0 होता है, ध्यान रखिएगा। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर, ध्यान रखिएगा, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर भी 0 होता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर भी 0 होता है, 0 में किसी भी संख्या पर में गुणा करने पर भी वो 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहाँ 4 एकदम 4, लेकिन क्या कौन सा 4 -4 माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस आप गुणे को जानते होंगे कि माइनस गुणे माइनस बराबर होता है प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर होता है माइनस, या यूं कह लीजिए प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस। ये ध्यान रखिएगा गुणा, ठीक। ये होता हमेशा किसी भी संख्या में
अगर दूसरी संख्या प्लस है और माइनस से गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस में ही रहेगी, लेकिन अगर दोनों निगेटिव निगेटिव मिलेंगे तो प्लस हो जाएंगे। थोड़ा सा भाग का नियम ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 6 दूना 12 माइनस 12, 10 दिया माइनस 30, 50 5 को माइनस 20। अब प्लस वाला अलग जोड़ देते हैं, माइनस वाला अलग जोड़ देते हैं, दोनों अलग अलग है। 8 4 12 दूना 24 और 21 45। 8 4 12 दूना 24 और 21 45। माइनस वाला 30 20 50 10 60 6 56। कितना आ गया? 20 30 50 10 60 66। माइनस का 66 आ रहा है, प्लस का 45 आ रहा है। क्योंकि विपरीत है तो घट जाएगा, तो सिग्मा क्या थी? एफडी। 66 में से 45 गया, 40 20 21। लेकिन 21 कौन सा? माइनस वाला जाता है, ये माइनस 21। कौन सा? माइनस 21। बस अब इसको उठा के इसमें रख दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। एम हमारा कितना है? 32 प्लस एम बराबर कितना है? 32। एफडी बराबर माइनस 21। ये ध्यान रखिए, ये जुड़ेगा, इसका पार्ट जो आएगा, इसका योग जो आएगा उसमें ये 32 जुड़ जाएगा। अब माइनस 21 बटे सिग्मा एफ कितना था? 50 गुणे आई कितना है? 50 5 ठीक, 5 एकम 5 5 दामा 50 10 से ये यहां कट जाएगा 2। क्योंकि माइनस प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस, तो 32 माइनस 2.1 ये आएगा 29.9। आपको इसी सवाल का आंसर हमने लॉन्ग विधि से निकाला था, कितना आया था याद हो? लगाया होगा 29.9। निकाले किसी भी विधि से आंसर वही है, क्योंकि वही है समांतर माध्य, औसत तो उतना ही है ना। निकालने के तरीके दोनों अलग अलग है, निकालने की विधियां दोनों अलग अलग है। इसको कहते हैं शॉर्ट मेथड, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है। लगाना भी पड़ा इसी कुछ नहीं, ये तो हमने बता। ये सीधा है, जिसको मानो उसको 0 मान लो, कम की तरफ माइनस करते जाओ, प्लस ज्यादातर जोड़ते जाओ, फटाफट गुणा कर लो, निकाल लो। इस तरह से ये आपका निकल के आ। देखिए 32 और क्या 2.0 यहां आ जाएगा। ठीक है, निकालना। एक आध सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर किसी तरह के कोई दिक्कत हो कि तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। एक सवाल और लघु विधि से हम आपको सॉल्व करा देंगे। 90 से 99, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39, 20। सीधा लिख लेते हैं। अभी तक हमने उल्टा लिख के आए, उल्टा वाला कर दिया, सीधा वाला कर देंगे। 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89। एफ निकाल लेते हैं। 7 2 4 3 6 4 1 7 2 9 4 13 3 16 6 22 25 27। ये निकालिए, ये दिया है सवाल। अब इसमें ये सवाल दिया है सिंपल सीधा, हमें क्या निकालना है? सबसे पहले डी निकालते हैं फटाफट। हमें पता है, हमें चाहिए डी।
डी। हम किसको मान ले, किसी को भी मान ले सकते, ध्यान रखिएगा किसी को भी मानेंगे आंसर 29 जो जितना आना है उतना ही आएगा। इसको मान एज्यूम में मान के लगाओगे तब भी आंसर इतना ही आएगा, इसको मान के लगाओगे तब भी आंसर उतना ही आएगा, इसको मान के लगाओगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। बस ये ध्यान, ये है बीच का मानने का फायदा, ये है कि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता। जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हम कोई सा मान ले, इसको मान ले चाहे इसको मान ले, कोई भी मान सकते हैं, मान लेते इसको मान लेते हैं। 50 और 54 का एज्यूम कितना होगा, 50 और 59 का 109, 109 का आधा 54.5, ध्यान रखिएगा ये कितना है 54.5। क्योंकि हमें अभी एज्यूम मीन की जरूरत पड़ेगी बस। अब इसको मान लिया तो इसको क्या मानेंगे 0। कम किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, तो माइनस करें, -1 -2 -3 -4। बढ़ किधर है, नीचे की तरफ, +1 +2 +1। अब निकालना सिंपल सा FD है, FD कर दीजिए खत्म। 7 चौक 28 -28, 3 दूना 6 -6, 4 दूना 8 -8, 3 एकम 3 -3, 0, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 3 त्रिका 9। माइनस का देख लीजिए कितना आ रहा है 28, 8 से 14 34, 34 6 40 2 42 3 45, माइनस का 45 आ रहा है। प्लस का कितना आ रहा, 4 2 6 9 से 15, इसका 15 आ रहा है, इसका 45, 8 से 34, 8 42 3 45। अब सिग्मा FD 45 में से 15 गए 30, क्योंकि माइनस वाला जाता है तो -30। अब ये कितना है 7 2 9 4, 13 3 16, 6 22, 4 26 27 3 30। तो सिग्मा F या N बराबर है 30। कितना है 30, ये बराबर इतना। अब सिंपल सा AM कितना निकला था 54.5, ये कितना है -30, और ये कितना है 30, और ये कितना है 10। ध्यान रखिएगा कितने का अंतर है 10। एक गामा 10, 54.5 माइनस है ना, -10, 44.5, यही इसका आंसर होगा। मीन कितना होगा 44.5। सिंपल सा, कुछ नहीं। देखिए कितना इजी, कितना कम समय लगा। अगर ये लॉन्ग मेथड लगाते हैं तो x पहले निकालते हैं, यहाँ FD की जगह x निकालते, दोनों का गुणा करते, बड़ा लंबा गुणा होता है, कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाती है, उसमें भी हमें x निकालने की जरूरत पड़ती है। यहाँ x की जगह t निकालने की जरूरत पड़ती है, बस गुणा दोनों का। यहाँ गुणा देखिए कितना छोटा, सिर्फ इसमें थोड़ा सा फार्मूला से। उम्मीद करते हैं समांतर मार्ग की दोनों विधियां आपको समझ में आए होंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशनों में वो शॉर्ट वाला छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जो हमने अभी आपको बताया आवर की के तरीके से। लेकिन आपके बीएड सेकेंड ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है बहुत ही ज्यादा। समांतर मार्ग कैसे निकाला जाता है, इसको आपको जो हमने बताया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जितने भी दोस्त हैं आपके, रिश्तेदार हैं, उनको शेयर जरूर करिए। साथ साथ लाइक जरूर करिएगा वीडियो देखने के बाद। और इसी उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो रह जाता है तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप जान ही रहे हैं कि 7754984823 मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।
कमेंट में पूछ सकते हैं कि कहां पर क्या दिक्कत रही। इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।